हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास में नए हैं तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या नहीं है, तो भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना, यह हमारा वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन का हम लोग दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तरों पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत लैटिन नाम ही प्रदान किए जाते हैं ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वर्गीकरण क्या बोल रहा है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वर्गीकरण का विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यह जो है हमारा कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों हमारा, कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी 1758 ईस्वी में जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की। लीनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत यानी जंतु, पादप और खनिज, ठीक है, जंतु, पादप तथा खनिज में विभाजित किया है। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, जीवों के क्या बोल रहे हैं, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या है, तो दिनाम पद्धति है। क्या है, दिनाम पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। सारे क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे, तो सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग, ठीक है। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण कैरोलस लीनियस द्वारा प्रस्तुत दिनाम नामकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है। इससे जीव को लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जिसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग इस जीव के वंश को तथा दूसरा भाग उसकी जाति को व्यक्त करता है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है तथा जाति के नाम छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। उदाहरण होमोसेपियंस देख सकते हैं, होमोसेपियन बुद्धिमान मानव, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो जाति है। क्या है, जाति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम निम्नवत है। जगत यानी किंगडम, संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश और जाति। स्पष्ट है कि जगत वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई तथा जाति निम्नतम इकाई है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था, तो यह हमारा हिटकर था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है साथियों। जीव जगत के वर्गीकरण
की निम्नलिखित वर्गीकृत प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई जो निम्नवत हैं। 2 जगत वर्गीकरण यानी कैरोलस लिनियस, 3 जगत वर्गीकरण यानी हैकल, 4 जगत वर्गीकरण यानी कोपरलैंड, 5 जगत वर्गीकरण R.H. हेटिकर। ठीक है, हेटिकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत बताए गए हैं। मोनेरा यानी प्रोस्टेटा, और उसके बाद है पादप, फिर कवक, फिर जंतु। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है साथियों हमारा, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वर्ग की कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, जीवों जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की वह शाखा वर्ग की कहलाती है। विज्ञान की शाखा वर्ग की कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृति, पारिस्थितिकी एवं आनुवंशिकी पर आधारित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो यह हमारा कवक है जो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। जीवाणु यानी नील हरित शैवाल तथा माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल है। मोनेरा जगत में एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, आर्किया अथवा आर्किबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया। कवक स्वयं में एक पृथक जगत है। ठीक है, यह मोनेरा जगत में नहीं बल्कि प्रोटिस्ट जगत में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? यह हमारा इनमें से किसी में नहीं शामिल किया जाए, ना कि मोनेरा, ना कि प्रोटिस्टा, ना कि प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विषाणु यानी अति सूक्ष्म आकोश की संरचना वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं। इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता है। किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीवाणु के संबंध में सत्य कौन सा नहीं है? तो केंद्रक युक्त जो है यह हमारा सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे कि सारे क्वेश्चन का हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलते हैं। तो जीवाणु यानी मोनेरा जगत में शामिल एक कोश की जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। तो ये हमारा माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों हमारा माइकोप्लाज्मा यानी प्रोकैरियोटिक जीव है जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये जीव मानवों, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर प्रतिजैविकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम आदि। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कवकों के विषय में असत्य कथन है। कवकों के विषय में
असत्य कथन हमारा कौन सा है? तो कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह हमारा असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, कवक एक कोश की अथवा बहुकोश की यूकेरियोटिक जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रक कला पाई जाती है। बहुकोश की कवकों का शरीर धागे जैसे यानी कवक सूत्रों से बना होते हैं। इनमें पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये अपना पोषण अन्य पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी और मृदु परजीवी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कवकों का प्रयोग किया जाता है। कवकों का प्रयोग किया जाता है तो एल्कोहल का निर्माण में भी किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है, ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, कवकों का विशेष आर्थिक महत्व है। इनकी विभिन्न प्रजातियों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे एगरिकस बिस्पोरस मशरूम तथा मोर्सिला का उपयोग सब्जी के रूप में, सैक्रोरोमाइसिस सेरेविसी यानी ईस्ट का उपयोग ब्रेड तथा एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ कवकों में एंजाइम एवं एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? लाइकेन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? लाइकेन के संबंध में असत्य कथन हमारा, ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, यह हमारा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवालों के मध्य सहजीवी सक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज लवण, विटामिन आदि प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन का प्रयोग मिर्गी खांसी, पीलिया, डायरिया आदि रोगों की औषधि के निर्माण में तथा खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शैवालों के विषय में सत्य कथन की हमें क्या करना है? पहचान। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, बिल्कुल सही। प्रायः यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। विश्व की लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पन्न की जाती है, बिल्कुल सही। यानी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों हमारा, अब इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं साथियों। शैवाल पादप जगत के सबसे सरल जीव हैं जिनमें प्रायः पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषित होते हैं। शैवाल यानी स्वच्छ जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़ों एवं चट्टानें आदि पर पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पन्न की जाती है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है? लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया? यह जो है विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, लाल सागर में टाइक्रोडेस्मियम यानी एरिथेरियम नामक नील हरित शैवाल बहुयात में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मृत हो जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? पादप जगत के वर्ग हैं। पादप जगत के वर्ग कौन है? तो पादप जगत के वर्ग ट्रायोफाइटा भी है, थैलोफाइटा भी है और ट्रैकियोफाइटा भी है, यानी ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, जीवों के क्या बोल रहे हैं? जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है तथा जो
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषित होते हैं। पादप जगत में शामिल किए गए हैं। किसमें? पादप जगत में शामिल किए गए हैं। पादप जगत के मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है हमारा थाइलोफाइटा, दूसरा है हमारा ब्रायोफाइटा, तीसरा है हमारा ट्राइकोफाइटा। ठीक है, ये तीनों हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? थाइलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। थाइलोफाइटा किस संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये हमारा सफेगनम के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थाइलोफाइटा यानी पादप जगत का एक संघ है। थाइलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है, जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़ तथा तना पत्तियों में विभाजित न होकर एक थाइलस के रूप में होता है। इन पादपों में संवहन ऊतकों का भी अभाव होता है। थाइलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल कवक एवं लाइकेन एवं कुछ लिवरवट भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? नाइट्रोजन स्थगिकीकरण करने वाले शैवाल हैं। नाइट्रोजन स्थगिकीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं? तो नॉस्टॉक एवं एनाबीना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? नॉन स्टॉक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थगिकीकरण करते हैं। सारगैसस शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है तथा इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है। कारा नाम शैवाल का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है तथा लिमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? जिन पादपों में क्या बोल रहे हैं? जिन पादपों में भोजन व जल का संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? तो वे हमारे ट्राइकोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन पादपों क्या बोल रहे हैं? जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें ट्राइकोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्राइकोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले हमारा टेरिडोफाइटा, दूसरा हमारा अनावृत बीजी, तीसरा हमारा आवृत बीजी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों, तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है। तो यह हमारा ये बीज रहित पादप हैं, बिल्कुल सही है हमारा। इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, बिल्कुल सही है। इनका शरीर जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित रहता है, बिल्कुल सही, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और साथ ही इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? टेरिडोफाइट वर्ग के पादपों में उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये पादप नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक उपस्थित होता है, परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। इसलिए टेरिडोफाइट को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स तथा विकसित बीज रहित पादप कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? संघ पेरिफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। संघ पोरिफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। तो यह हमारा ये एक कोष की होते हैं या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, संघ पोरिफेरा के जीव अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं, जिनमें नाल तंत्र पाया जाता है, जिससे इनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है। ये अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं।
साइकान, स्प्लाजिला आदि इस संघ के प्रमुख जीव हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूत्रकृमि। क्या बोल रहे हैं, सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है। तो यह हमारा जो है एस्क्लेलिम्नथेस के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सूत्रकृमि अथवा गोलकृमि एस्क्लेलिम्नथेस अथवा निमेटोडो संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर पतले धागे के समान बेलनाकार होता है जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ये कृमि जल तथा स्थल दोनों भागों में पाए जाते हैं। ये परजीवी होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान से क्वेश्चन है। हमारा साथियों मिलान से क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, हमारा केचुआ किसके साथ जाएगा, तो हमारा एनिलीडा के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, एनिलीडा के साथ जाएगा। और हमारा मकड़ी किसके साथ जाएगा, तो हमारा आर्थ्रोपोडा के साथ जाएगा। और सीप हमारा मोलस्का के साथ जाएगा। मेढक हमारा कॉर्डेटा के साथ जाएगा। यानी 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 किस पे है साथियों, हमारा 3, 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी पे है। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, हमारा एनिलीडा संघ में गंडयुक्त अथवा वलय जैसे संरचना वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। ये एकलिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण जैसे केचुआ। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें लगभग 10 लाख जंतु शामिल हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। उदाहरण जैसे मकड़ी, केकड़ा, मधुमक्खी, मच्छर आदि है। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारा मोलस्का संघ है। क्या है हमारा, मोलस्का संघ है, यानी अकशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कोमल शरीर एवं कवच वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के देखा जाए तो सीप होगा, ऑक्टोपस आदि बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारा कॉर्डेटा संघ है। क्या है, कॉर्डेटा संघ। कॉर्डेटा संघ के जीवों में शरीर के अंग तंत्र पूर्ण विकसित होते हैं। इनके जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठरज्जु पाई जाती है। उदाहरण जैसे मेढक, मछली, मनुष्य आदि हुए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संघ सेलिट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है। तो सर्वप्रमुख लक्षण क्या है हमारा, शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति है। शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिलेट्रेटा संघ के जीवों के शरीर में एक ही गुहा पाई जाती है जिसे अंतर्गुहा कहते हैं। इनके मुख के चारों ओर लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। उदाहरण हाइड्रा, समुद्री एनीमेन आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक 2 वर्गों में विभाजित है। तो यह हमारा जो है संघ कॉर्डेटा में है। किसमें है, संघ कॉर्डेटा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कॉर्डेटा संघ। क्या बोल रहा है, कॉर्डेटा संघ में शामिल जंतुओं को कशेरुकी दंड की उपस्थिति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वे जीव जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता उन्हें हम अकशेरुकी, तथा जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, अनियततापी। क्या बोला है, अनियततापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। तो यह हमारा उभयचर में भी आते हैं, मत्स्य में आते हैं, सरीसृप में भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इनके अंतर्गत मत्स्य उभयचर सरीसृप वर्गों को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जिन जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित स्तर पर स्थिर होता है वे नियत तापी जंतु कहलाते हैं। नियत तापी जंतुओं के अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग को शामिल किया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछली का वाताशय किस रूप में कार्य करता है? तो यह हमारा सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, मछली का वाताशय क्या बोले? मछली का वाताशय एक सहायक श्वसन अंग तथा द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। यह मछलियों की देह गुहा में स्थित होता है जिनमें वायु मुख्यतः ऑक्सीजन भरी रहती है। इसके कारण मछलियाँ बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल के एक निश्चित गहराई पर बनी रहती है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है क्यों? क्यों भिन्न है? क्योंकि वे मध्यपट डायफ्राम के कारण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। पक्षी और चमगादड़ क्या बोल रहा है? पक्षी और चमगादड़ दोनों की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ में मनुष्यों की तरह मध्यपट पाया जाता है, जबकि पक्षियों में इसके स्थान पर वायुकोश पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चमगादड़ बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत के वन्य जीव संपदा का प्रतीक। विश्व के लगभग 2/3 बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2022 की बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल 3682 बाघ हैं। कितने हैं? 3682 बाघ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं? इन्हें हम हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, शीत ऋतु में बहुत से पशुएं शारीरिक क्रियाओं यानी उपापचय, श्वसन आदि की दर तथा तापमान कम हो जाते हैं और उनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यह स्थिति शीत निष्क्रियता प्रसूति काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले ये पशु समान मात्रा में अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तथा एक सुनिश्चित स्थान की खोज करते हैं जहां वे इस अवधि में सुरक्षित रह सकें। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे बड़ा एक कशेरुकी जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकी जीव है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकी जीव कॉलरेपा यानी टेस्किफोलिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, कॉलरेपा यानी टेस्किफोलिया सबसे बड़ा एक कशेरुकी जीव है। यह हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जल में तैरने वाले पक्षियों की क्या विशेषता होती है? जल में तैरने वाले पक्षियों की क्या विशेषता होती है? तो जल युक्त पैर होते हैं। क्या होते हैं? जल युक्त पैर होते हैं। ठीक है,
राइट आंसर क्या होगा उसका? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। जल में तैरने वाले क्या होगा? जल में तैरने वाले पक्षियों को जल युक्त पैर होते हैं, अर्थात इनकी अंगुलियां एक जाल तथा परस्पर जुड़ी होती हैं। इनकी सहायता से ये पक्षी जल को पीछे की ओर धकेलते हैं। जल में तैरने वाले पक्षी में बतख, वाटर रेल आदि प्रमुख हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? कौन सा सर्प है जो विष रहित है? तो ये अजगर है, ये विष रहित है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। अजगर विश्व का सबसे लंबा सर्प है जो 33 फीट अथवा इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। यह एक विष रहित सर्प है क्योंकि इससे विष ग्रंथियों का अभाव होता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, तो वह जो है काकरोच है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों। काकरोच अथवा तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतु प्रायः एक लिंगी होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना शिरा, वृक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था लार्वा अवस्था होती है। बाद में ये विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉड क्या बोल रहा है? कॉड कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो यह जो है हमारा मछली की प्रजाति है। कॉड जो है मछली की प्रजाति है। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। कॉड यानी कॉड गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है, जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी में रहती है। कॉड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली है। मुख्यतः इसकी 3 प्रजातियां अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड तथा ग्रीनलैंड कॉड पाई जाती हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। सूची 1 को हमारा सूची 2 से मिलाना है, तो कौन सा हमारा सही है? तो सबसे बड़ा पक्षी हमारा हाथी है, तो ये जो है मिलान किया हमने। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव हाथी है, जबकि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव नीली व्हेल मछली है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। क्या है? सबसे बड़ा पक्षी है, परंतु यह उड़ नहीं सकता है, यह उड़ नहीं सकता है एवं इसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इन्हें हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। लिम्नोलॉजी यानी तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन है। हार्पिटोलॉजी यानी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन है। और मैलाकोलॉजी यानी मोलस्का संघ के जीवों का अध्ययन है। ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह जो है ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज ने वर्ष 1901 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार नए जीव जातियों की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती है। सभी जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। ये उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है साथियों। तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विकासवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो है
डार्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चार्ल्स क्या बोल रहा है, चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सेलेक्शन के माध्यम से वर्ष 1859 में विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को डार्विनवाद भी कहा जाता है। जैविक विकास वंशानुगत लक्षणों में पीढ़ी परिवर्तन के माध्यम से होता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया जीवों में प्राकृतिक चयन के अंतर्गत घटित होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, व्हेल क्या बोल रहा है, व्हेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है। व्हेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है, तो यह हमारा स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, व्हेल एक स्तनधारी मछली है। इनकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्लू व्हेल उनमें से एक है जो विश्व की सबसे बड़ी मछली या जीव है। यह मछली अपनी ध्वनि से 1000 मील दूर अपने साथी को संकेतित कर सकती है। व्हेल की उल्टी अत्यंत कीमती है, जिसे तैरता हुआ सोना कहा जाता है। इससे परफ्यूम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है। निम्न में कौन सा स्तनपायी है, तो यह हमारा व्हेल है। कौन है, व्हेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, व्हेल समुद्रों में रहने वाला एक स्तनधारी जीव है, जिसे जीव वर्गीकरण में सिटिसिया के संग में रखा गया है। व्हेल का आकार मछली जैसा होता है, परंतु यह मत्स्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सीधे तौर पर बच्चे का जन्म न देकर अंडे देता है, तो यह हमारा एकिडीना है। कौन है, एकिडीना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, एकिडीना एक स्तनधारी जीव है जो मोनोट्रम संघ से संबंध रखता है। इसकी प्रमुख विशेषता अंडे देना है, जबकि स्तनधारी वर्ग के अन्य प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं। एकिडीना मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। इसे स्पाइनी एडिटर भी कहा जाता है। एक वयस्क मादा एकिडीना सामान्यतः एक वर्ष में एक बार ही अंडे देती है। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्क क्या बोल रहा है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं, तो शार्क मछली में कितनी है, 0 हड्डियां होती हैं, यानी कोई हड्डियां नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, शार्क मछली कॉर्डेटा संघ का प्रमुख प्राणी है। इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। इसका बाह्य कंकाल सल्कों के रूप में होता है तथा अंतःकंकाल अस्थिल अथवा उपस्थ्यमय का बना होता है। इससे लगभग 3000 दांत पाए जाते हैं। यह मांसाहारी प्राणी है। मादा शार्क पूर्ण विकसित बच्चे का जन्म देती है। इसका हृदय 4 कोष्ठी होता है। इसके आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी वर्ग उड़ने वाले जीवों में नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी वर्ग उड़ने वाले जीवों में नहीं आता है, तो यह हमारा चमगादड़ है। कौन सा है, चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, कौवा, तोता और चील सभी पक्षी वर्ग में आते हैं, जबकि चमगादड़ उड़ने की क्षमता रखते हुए भी स्तनधारी वर्ग में आता है। चमगादड़ के पास स्तन ग्रंथियां होती हैं। उनकी पंख जैसी संरचना तनी हुई त्वचा के साथ संशोधित अग्रपादों जैसी होती हैं, जो एजीव पक्षियों के मांसल और फर वाले पंखों से भिन्न होती हैं। ठीक है,
अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो ये हमारा स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डॉल्फिन एक स्तनधारी जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्ट गैंगेटिका है। भारत में इसे सूस के नाम से जाना जाता है। यह नेत्रहीन होती है, परंतु इसकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। शिकार के लिए डॉल्फिन यानी इकोलोकेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नृशंस प्राणी कौन सा है। नृशंस प्राणी कौन सा है, यह हमारा ऑटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कछुआ का नृशंस प्राणी की श्रेणी में रखा गया है। यह एक सर्वाहारी सरीसृप है। ये अपने कवच के कारण पहचाना जाता है, जो इसकी पसलियों से विकसित होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक रूप से होता है तथा श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इसके अंडे बड़े व पीतयुक्त होते हैं। शरीर यानी शीर्ष, ग्रीवा, धड़ व पूंछ में बटा होता है। कछुआ में 2 जोड़ी पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में 5 उंगलियां तथा प्रत्येक उंगली में 1 नाखून होता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किस जीव का रक्त का रंग सफ़ेद होता है। किस जीव का रक्त का रंग सफ़ेद होता है, तो यह हमारा तिलचट्टा का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, तिलचट्टे में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त का रंग सफ़ेद होता है। तिलचट्टा यानी आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके रक्त को हीमोलिफ कहा जाता है, जिससे लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। इसकी देह गुहा यानी हीमोसील कहलाती है, क्योंकि इससे रक्त भरा रहता है। शरीर का बाह्य कंकाल यानी क्यूटिफिल के रूप में होता है, जो मोल्टिंग क्रिया द्वारा समय समय पर बदलता रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, निम्न में कौन सी वास्तविक रूप में मछली है। निम्न में कौन सी वास्तविक रूप में मछली है, तो यह हमारा समुद्री घोड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, स्टारफिश एक एस्टेरियस है, जो इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। जेलीफिश सेलिट्रेटा संघ का जीव है। हैगफिश यानी साइक्लोस्टोमेटा संघ का प्राणी है। समुद्री घोड़ा यानी वास्तविक रूप में मछली है। इसी प्रकार कवची मीन, क्रेफिश, रजत मीन, पिशाच मीन, रेजर फिश आदि भी मछलियाँ नहीं हैं। केवल इनके नाम देखकर ये मछली जैसी प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित समान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है, तो ये हमारा डिंगो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, डिंगो एवं बैसेंजी सवान कुत्ता को वे उपजातियां हैं जो समान कुत्तों की तरह भौंक नहीं सकती। ये एक प्रकार के आलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। डिंगो यानी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बैसेंजी शिकारी कुत्तों की एक नस्ल है, जिसे अफ्रीकी बार्कलेस डॉग के रूप में भी जाना जाता है। यह कुत्ता अपनी बुद्धिमत्ता, चपलता, सक्रियता के लिए भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, तो यह हमारा कंगारू चूहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंगारू चूहा अपने विशिष्ट उत्सर्जन तंत्र के कारण ठोस मूत्र रावेदार विसर्जित करता है। यह चूहा कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। कंगारू की तरह इसके अग्रपाद छोटे व पश्चाताप लंबे होते हैं और यह कंगारू की तरह खड़ा होता है तथा उसकी तरह उछलने 9 फीट तक के कारण इसका नाम कंगारू चूहा पड़ा। समानता या चूहा
उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कंगारू चूहे का जंगल में जीवन काल लगभग 2 वर्ष का होता है। यह चूहा एक वर्ष में लगभग 1000 से 1200 बच्चे तक जन्म देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा मिलान से क्वेश्चन है। तो हमारा प्रकंद किसके साथ जाएगा साथियों? तो ये हमारा अदरक के साथ जाएगा। और इस स्तंभ कंद हमारा तो ये जाएगा आलू के साथ। और सल का कंद हमारा लहसुन के साथ। और घन कंद हमारा जिमी कंद सूरन के साथ। यानी 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 किस पे है? तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? कीट बच्छी पौधे, क्या बोल रहा है? कीट बच्छी पौधे किस मिट्टी में उगते हैं? उनमें किसकी कमी होती है? तो उनमें जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेप्थेनेज, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया जैसे पौधों की पत्तियां रूपांतरित होकर विशेष प्रकार की रचनाएं बनाती हैं, जिनकी सहायता से ये कीटों तथा बहुत छोटे जंतुओं को पकड़ लेते हैं। इन कीटों को पचाकर वे उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेप्थेनेज को कलश पादप भी कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया एक जली पौधा है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मिलान से क्वेश्चन है। तो साथियों हमारा ये भी मिलान से क्वेश्चन है। तो हमारा कौन किसके साथ जाएगा तो बताना है। पत्ता गोभी हमारा किसके साथ जाएगा? ये पत्ती के साथ जाएगा। और इसके बाद आलू हमारा तना के साथ जाएगा। गाजर हमारा जड़ के साथ जाएगा। शिमला मिर्च हमारा फल के साथ जाएगा। यानी 3, 2, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।